हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माय माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 40। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिस्टर साव इबो को उसके पेरेंट्स के बारे में सारी सच्चाई बता रहे थे कि वो लोग उसके साथ कैसे मिले थे और वो लोग कैसे दोस्त बने थे। और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी करता है। काश उस दिन वो अपने दोस्त को वहाँ से जाने से रोक लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। अब आगे की स्टोरी। मिस्टर साव रोते हुए कहते हैं, अगर मैं उस दिन उसे अकेला नहीं जाने देता तो शायद आज कुछ अलग होता। हाइक्वान मिस्टर साव के पास जाकर बैठते हुए टाइटली गले लगा लेता है और वो भी रोने लगा था। इबो जो उन लोगों के बस देख ही रहा था और पिक्चर की तरफ जिसमें उसकी माँ की फोटो थी। इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि उसकी माँ रियली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। इबो की आंखें बस उस फोटो के ऊपर था, जिसके आंखों से आंसुओं की बूंदें उस फोटो पर गिर रहे थे। उसमें कोई भी साउंड नहीं था। इबो बस साइलेंटली रो रहा था। मिस्टर साव बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मगर मैं उसे उस दिन अकेले जाने नहीं दिया था। मैं उसे बस फॉलो कर रहा था उसके घर तक। मगर बीच रास्ते में मैंने देखा कुरियन की कार जो अपसाइड डाउन हो रहा था। मैं उसके पास दौड़ के जाने ही वाला था कि मैं देखता हूँ वेंचाओ उस कार के पास आ रहा है, जिसके हाथ में हाइक्वान अनकॉन्शियसली था। वो हाइक्वान को कहीं दूर फेंक देता है तो मैं हाइक्वान के पास दौड़ के जाकर उसे अपने गोदी में ले लेता हूँ। मैं पीछे मुड़कर जब कुरियन की तरफ देखता हूँ, वेन उस पर बहुत सारे गोलियों से शूट कर रहा था। मैं उस पास दौड़ के जाकर उसे बचाना चाहता था, मगर पहली प्रायोरिटी थी कि हाइक्वान को बचाना। जैसे ही वेंचाओ वहाँ से दौड़ के चला जाता है, मैं उसके पास जाता हूँ। मैं पूरी तरह ट्रेवलिंग कर रहा था, उसकी डेड बॉडी को अपने हाथों में ले लिया था, मगर वो उस वक्त जिंदा था, सांसें ले रहा था। मुझे आज भी याद है कि वो लास्ट वर्ड क्या कहा था। उसने कहा था, मेरे बेटे को हमेशा ख्याल रखना और यहाँ से दौड़ के चले जाओ। मैं चाहता हूँ तुम इस बात का ज़रूर रिवेंज लेना और तुम जिंदा रहना। मिस्टर साव दूसरा फाइल निकाल कर इबो के सामने रख देते हैं और कहते हैं, उसके बाद मैं हाइक्वान को हॉस्पिटल लेकर चला गया ट्रीटमेंट की। जब वांग मेंशन में तुम्हारे फादर के डेड बॉडी थे, मैं उसी वक्त वहाँ पर था। तुम वेंचाओ के हाथ गोदी में रो रहे थे, तुमने मुझे नहीं देखा था। हाइक्वान साय करते हुए कहता है, इबो मैं वेंचाओ से बहुत ज़्यादा डर गया था। उस दिन हमारे पापा को जब उसने मारा था, उससे पहले उसने मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। जैसे उसे एहसास हुआ कि मैं मर गया तो मुझे वहीं पर फेंक दिया था, मगर अंकल साहब ने मुझे प्रोटेक्ट किए थे। फादर के फ्यूनरल के दिन मैं हॉस्पिटल से ही आया था। वेंचाओ तो मुझे देखकर पूरी तरह शॉक हो गया था, मगर उसने जैसे ही अंकल साहब को देखा वो समझ गया पूरी तरह। अंकल ने पुलिस की कांटेक्ट से बहुत ज़्यादा कोशिश की थी सब कुछ ढूंढने के लिए, मगर वेंचाओ हमारे सोच से भी ज़्यादा स्ट्रांग था। वो पॉलिटिकल पावर और मनी पावर से डैड के मर्डर केस को एक एक्सीडेंट केस बना दिया और तुम्हारे बहन को वाश करने लगा। पहले तो उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए अंकल साहब ने मुझे यूएस भेज दिया था। उन्हें अच्छे से पता था वेंचाओ को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा। उसके बाद अंकल ने जहान को भी यूएस भेज दी थी। मैं हमेशा जहान के साथ था, मगर उसे पता नहीं था इन सालों में मैं हमेशा वेंचाओ के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था। 14 साल बाद आखिरकार मुझे सारे सबूत मिल ही गया। ये कहकर वो इबो के सामने एक फाइल दे देता है। इबो जो पूरी तरह घबरा गया था, वो धीरे धीरे उस फाइल को देखने लगता है, जिसमें वेंचाओ वेन रुआन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और ये भी प्रूफ था कि उसने ही उसके पापा को मारा है और साथ में उनकी इंडस्ट्री में सारे इलीगल काम हो रहा है। इन सब का प्रूफ था। इबो मम्बर्स करते हुए कहता है, इसका मतलब वो ही मेरे पापा के किलर है और इतने सारे सालों में मैं उसे अपने पापा जैसा मान रहा था। मिस्टर साव इबो के पास जाते हैं और कहते हैं, इबो इट्स ओके, अब हमारे पास सारे प्रूफ है। अब वेंचाओ हमारे कंट्रोल में है।
तो हाईक्वान इबो के हाथ पकड़ लेते हैं, जो नीचे बैठते हुए बड़ी जोर से रो रहा था और वो पागलों की तरह बस चिल्ला ही रहा था। जैसे ही जान और जिन को इबो की आवाज़ आती है तो वो दौड़ के नीचे आने लगते हैं। जिन, जो इबो का नाम लेते हुए दौड़ के आ रहा था, हाईक्वान दौड़ के जाकर जिन को पकड़ लेता है, जो अभी सीढ़ियों से गिरने ही वाला था। उसे डांटते हुए कहता है, अब दौड़ना बंद करो। मिस्टर साव इबो को समझाते हुए कहता है, बेटा अब रोना बंद करो, अब सब कुछ ठीक है। इबो के बैग को पैट करते हुए कहते हैं। इबो चिल्लाते हुए कहता है, डैड मैं ही क्यों? वो और जोर से रोने लगता है। जान फाइनली इबो के पास पहुंच जाता है और वो घुटनों पे बैठकर इबो को टाइटली गले लगा लेता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। पहले तो इबो उसे दूर करने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो जान है, उसे और टाइटली गले लगा लेता है। वो अपने फेस को जान के नेक के पीछे छुपाते हुए बड़ी जोर से रो रहा था। अब उसे कोई भी कुछ नहीं कहता। उस हॉल में बस दर्द भरी आवाज़ों के आ रहा था, जो बस रोने का था। सभी रो रहे थे। अब तो इबो ऐसा चाहता था जैसे यहाँ से वो कहीं पूरी तरह गायब ही हो जाए। जान भी रो रहा था। जिन ने कमरे में उसे सारी बातें बता दी थी। वो अब समझ सकता था कि वो क्या फील कर रहा है। वो इंसान जिस पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा था, आखिरकार वो उसका दुश्मन ही निकला। इबो खुद को पूरी तरह हेल्पलेस समझ रहा था। वो अपने हस्बैंड के आर्म पर छोटे बच्चे की तरह बस रो रहा था। ऐसे ही 30 मिनट बीत जाते हैं। इबो जो रोते हुए जान के आर्म पर ही सो गया था। हाईक्वान और कुमी इबो को बेडरूम के अंदर ले जाते हैं और उसे बेड में सुला देते हैं। हाईक्वान कहता है, जान तुम भी रेस्ट ले लो। ये कहकर वो उस रूम से चले आते हैं। जान इबो को पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, लव थोड़ा सा रेस्ट ले लो, तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर चुके हो, मगर आज ये सब कुछ खत्म हो गया। कल हमारा दिन होगा, हमारी खुशियों का दिन होगा। कल से हमारा नया सवारा शुरू होगा। ये कहकर उसे टाइटली गले लगाते हुए वो भी इबो के पास हो जाता है। दूसरी तरफ हाईक्वान जिन को बेड पे लेटाते हुए कहता है, थोड़ा सा रेस्ट ले लो लव, आज का दिन बहुत ज़्यादा टफ था तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए, मगर कल का सुबह हमारा दिन होगा, खुशियों का दिन होगा, जिसमें कोई दर्द नहीं होगा, कोई रिवेंज नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगा, बस प्यार से भरा हुआ खुशियों का दिन होगा। जिन मुस्कुराते हुए हाईक्वान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, पता है ना मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। हाईक्वान मुस्कुराते हुए जिन के पास लेट जाता है और सिक्योरली उसे अपने बाहों में भरकर वो भी सो जाते हैं। अब हमें मिस्टर साव का कमरा दिखाया जाता है। मिस्टर साव उस सिल्वर पेंडेंट को पहनते हुए कहता है, आज मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है कोरेन कैरामेली, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारा बेटा बस तुम्हारी तरह ही है, जो बाहर बहुत ज़्यादा टफ दिखाता है मगर अंदर से बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आई होप तुम दोनों हेवन में बहुत ज़्यादा खुश होगे। अपने वॉलेट से अपनी वाइफ की फ़ोटो को तरफ देखते हुए कहते हैं, वाइफी तुम कैसे हो? हमारा बेटा बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। मैंने एक काम ख़त्म कर दिया, अब बस दूसरा काम ही बचा है। तुम्हें पता है हमारा बेटा तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है, स्टबर्न ब्यूटी। ये कहकर वो अपनी वाइफ की फ़ोटो को किस करते हुए कहता है, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक नए सवेरे का, जो हमारी लाइफ में आने वाला है। अगले दिन पहले किरण की सुबह जो एक घर में पड़ता है, जहाँ पर दो लवर्स एक दूसरे को टाइटली पकड़ते हुए सो रहे थे। इब्बो की आंखें पहले खुलता है। जैसे ही वो आंखें धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है, उसके सर में जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, रात को बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसके सर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उससे पहले रात की सारी बातें याद आने लगता है और उससे पेरेंट्स की बातें, जो उसे कहा था कभी भी इनोसेंट पीपल को हर्ट मत करना। वो अपने मन में सोचता है, क्या मैंने कभी इनोसेंट लोगों को हर्ट किया है? वो थोड़ा सा हिलने की कोशिश करता है। उससे जो जान उसे टाइटली पकड़ते हुए सो रहा था, वो उसके फेस की तरफ देखकर इबो के फेस में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाता है, मगर सडनली उसकी फेस एक्सप्रेशन जो पूरी तरह चेंज हो गया था, जिसमें बस दर्द भरा हुआ था। इबो जो पूरी तरह कंफ्यूज था, वो मन में सोचता है, क्या मैं कल रात को कुछ नाइटमेयर देख रहा था या फिर सच्चाई था?
वो जान के फेस तरफ देखता है, धीरे उसके हाथ की तरफ देखता है जो बैंडेज था, जो पूरी तरह रेड हो गया था। वो जान से थोड़ा सा सेपरेट होकर हेड गार्ड को कॉल करने लगता है और उसे कहता है कि डॉक्टर को बुलाने के लिए। इबो कॉल कट करते हुए जान के पास जाकर बैठ जाता है और उसकी ब्यूटी स्लीपिंग फेस की तरफ देखने लगता है। उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, जान, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया है। मैंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को हर्ट किया है। मैंने तुम्हें भी हर्ट किया है। और बड़ी से सांसें लेते हुए कहता है, मुझे पनिशमेंट लेना चाहिए। तुम चाहो जो मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, मैं वो सब कुछ करूँगा जिसमें तुम खुश रह सको। वो जान के लेस पर एक जेंटली किस करते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाता है। इबो डॉक्टर को कमांड देते हुए कहता है, धीरे से करना, जैसे वो उठ ना जाए, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। डॉक्टर ये सर कहकर वो जान को ट्रीटमेंट करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा स्लोली कह रहा था, जैसे वो उठ ना जाए। इबो जो उसे क्लियर दे रहा था, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अगर जान उठ गया तो माफिया बॉस उसे ज़रूर मार डालेगा। वो धीरे धीरे उस बैंडेज चेंज करके मेडिसिन लगाकर फिर से वहाँ पर वो बैंडेज कर देता है। इबो डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू। डॉक्टर तो पूरी तरह घबरा जाता है। क्या सर ने मुझे थैंक यू कहा? क्या मेरा आज का आखिरी दिन है? वो धीरे धीरे बो करते हुए वहाँ से खिसक के चला जाता है। अब इबो जान के पास आता है और उसे टोटली ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके फोrehead पर किस करके वो वहाँ से चला जाता है। वो जान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो हॉल की तरफ जाने लगता है। जिन जो सोफा के ऊपर बैठा हुआ था और अपनी बेली को वो रब कर रहा था, उसके फेस में बस मुस्कान था। इबो रियलाइज़ करता है जिनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस है, मगर वो उसे कोई भी सवाल नहीं पूछता। वो किचन रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ से बड़ी जोर से हंसने की आवाज़ आ रहा था, जो मिस्टर साव और हाइकन का था। हाइकन कहता है, अंकल आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। मिस्टर साव प्राउडली कहते हैं, ओए किडो, तुम्हें पता नहीं है, मैं हमारे ग्रुप में बहुत अच्छा खाना बनाता था। इसी वजह से तो तुम्हारे आंटी को मैंने इम्प्रेस किया है। और तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे मामा को भी मैंने ही खाना बनाना सिखाया है। एक्चुअली तुम्हारे मामा कुरन को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसीलिए वो सीक्रेटली मुझसे खाना बनाना सीखते थे। मैंने ही तो उन्हें स्वीट पोटैटोज बनाना सिखाया था। इबो जो वहाँ पर खड़े होकर उन दोनों की तरफ देख रहा था। फाइनली वो बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए हाइकॉन को बुलाने लगता है। अब हाइकॉन मिस्टर साहब इबो की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर साहब कहते हैं, तुम दोनों जाकर जिन के पास बैठो, मैं यहाँ पर सारा काम ख़त्म करके तुम लोगों के पास आ जाता हूँ।